Hello student, I am शिवानी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन. तो कल की वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी को डिस्कस किया था और हमने बात को कहाँ पर छोड़ा था कि जी की वैल्यू मास पे तो डिपेंड नहीं करती, यानी कि जो ग्रेविटी है वो एक छोटी सी चींटी और एक बड़े से हाथी दोनों पर सेम लगेगी. लेकिन कब? जब वो दोनों के दोनों अर्थ के सरफेस पे मौजूद हों. लेकिन अगर उनकी डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से यानी कि इनकी जो बीच की दूरी है वो ज्यादा या कम होती है, तब उनके ऊपर क्या ग्रेविटी लगेगी. तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जी की वैल्यू हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, एट पोल्स, एट इक्वेटर्स या किसी दूसरे प्लैनेट पे क्या होती है. तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर्स एंड पोल्स. अब आपको सबको पता है कि अर्थ जो है हमारी वो बिल्कुल राउंड नहीं है, बिल्कुल जो है स्फेरिकल नहीं है. वो एक किस शेप की मानी जाती है? एक इलिप्टिकल शेप की, यानी कि एक अंडे की जैसे शेप की मानी जाती है. यानी कि जो हमारी अर्थ है वो इस शेप की है, ना कि पूरी की पूरी स्फेरिकल. यानी कि इक्वेटर्स पे डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है. ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर है, ये इक्वेटर है और ये पोल है. यानी कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके इक्वेटर के बीच की वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द पोल. तो हमें क्या निकालनी है? जी की वैल्यू निकालनी है दोनों ही पॉइंट्स पे, इक्वेटर्स पे भी और पोल्स पे भी. हमें पता है हमारे पास जी का फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं होगी. और अगर हम बात अर्थ की कर रहे हैं तो अर्थ का मास भी कांस्टेंट हो गया, ये भी चेंज नहीं होगा. तो जो ओनली वैल्यू चेंज होगी यानी कि जी की जो वैल्यू जो ओनली किस पे डिपेंड करती है? आर पे. आर क्या है? अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस. तो अब हम यही वैल्यू निकालने वाले हैं इक्वेटर के लिए भी और पोल्स के लिए भी. यानी कि अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर्स पे जो अर्थ की रेडियस है, जो अर्थ की ये बीच की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, R1 जिसको नाम दिया है, ये थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू R2. यानी कि आपकी R1 डिस्टेंस ज्यादा है R2 के. R2 क्या है? जो अर्थ के सेंटर से पोल पे डिस्टेंस है. R1 क्या है? जो अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पे डिस्टेंस है. तो R1 ग्रेटर है, R2 कम है. तो अगर मैं इस R1 को कोई वैल्यू मानूं या फिर आप ऐसे ही एक बार देख लीजिए कि R1 की वैल्यू सपोज कुछ भी है 9.8374 कितने भी, तो इससे तो वो ज्यादा ही है. यानी कि यहाँ R1 की वैल्यू रखूंगी, ये वैल्यू. अब इन दोनों के बीच में जो है वो इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स यानी कि अगर ये चीज ज्यादा होगी, अगर R की वैल्यू ज्यादा होगी तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और अगर R की वैल्यू कम होगी तब G की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. तो अब मेरे पास R1 जो है यहाँ रखूंगी. R1 की वैल्यू सपोज मान लेते हैं कि 4 है. अब R1 की वैल्यू 4 होने से G की वैल्यू तो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर डिवाइड होगा 4 से. तो अगर R1 बड़ा है और R2 मान लो 2 है, और अगर R2 रखूंगी तो अब एक तो है 4 से वैल्यू डिवाइड होगी, एक 2 से वैल्यू डिवाइड होगी. तो ऑब्वियसली बात है जिसमें जब नीचे वाला फैक्टर बड़ा होता है तो जो वैल्यू आती है वो छोटे निकल के आती है. यानी कि अगर मैं इक्वेटर्स की बात करूं तो इक्वेटर्स पे डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल. डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ग्रेविटी क्या होगी? वहां पर कम हो गई. यानी कि इक्वेटर्स के ऊपर ग्रेविटी कम होती है जबकि पोल्स के ऊपर ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होती है. इसीलिए कभी भी कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो वो इक्वेटर से किया जाता है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू साइंटिस्ट ने मेजर भी की है. ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर्स पे होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पोल्स पे होती है 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू कम होती है इसलिए कभी भी कोई रॉकेट लॉन्चिंग होती है वो इक्वेटर से होती है. क्यों? क्योंकि वहां पर आपका क्या होता है, अर्थ ने कम फोर्स से उसको जकड़ेगा. रॉकेट का काम क्या होता है? हमें उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमें उसे बाहर निकाल के उसे स्पेस में भेजना है. अब हम उसको ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, अर्थ उसे नीचे की तरफ भेज रही है, नीचे की तरफ खींच रही है. तो हमें क्या करना है? हमें इतना ज्यादा उस पर जोर लगाना है कि अर्थ उसको खींचना कम कर दे. तो जितनी ज्यादा फोर्स से अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचेगी उतना ज्यादा फ्यूल हमें अपने रॉकेट में लेना पड़ेगा. तो इक्वेटर्स पे ग्रेविटी कम होती है यानी कि यहाँ पर अर्थ का फोर्स थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू पोल्स. तो यहाँ पर अर्थ जो है वो कम जोर लगाएगी उसको खींचने में और हमें यहाँ पर कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी अपने रॉकेट को स्पेस में लेके जाने के लिए. इसीलिए क्योंकि अर्थ पे इक्वेटर्स पे
जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो एज कम्पेयर टू पोल्स कम होती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि जो जी की वैल्यू है वो पोल्स और इक्वेटर से कैसे वेरी करती है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर कोई हाइट पे चला जाए या फिर कोई डेप्थ में आ जाए तो क्या जी की वैल्यू वेरी करेगी, और अगर करेगी तो कितनी वेरी करेगी, कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अर्थ की वैल्यू, यानी कि जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, वो हाइट के साथ कैसे चेंज होती है। मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का सेंटर है। अभी आप जो है वो बिल्कुल सरफेस पे हो, लेकिन अब मान लो कि आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चले गए, या यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे खड़ा है, चाहे वो एरोप्लेन में है या फिर वो किसी पहाड़ पर है, वो किसी भी चीज, यानी कि वो अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर है। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी है, अर्थ के सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर के बीच की रेडियस है अर्थ आर, जो हमने पहले कंसीडर किए। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से एच हाइट पे खड़ा है, तो हमारे फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मास तो अर्थ का सेम रहेगा, G की वैल्यू भी सेम रहेगी, फर्क सिर्फ कहाँ आएगा, रेडियस में। R मतलब कि डिस्टेंस जो है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अर्थ का सेंटर यहाँ पर है, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये सारी दूरी, ये है r, ये है h, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस एच। यानी कि अब जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, r प्लस एच हो गई है। पहले सिर्फ क्या थी, r, अब कितनी होगी है, r प्लस एच। कब होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट h हाइट पे खड़ा होगा। वो h हाइट आपकी कोई भी हो सकती है, 20 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर पे खड़ा है, वो कितने ऊपर चला गया, अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर चला गया। तो जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा उतनी उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अब हमने अपने फॉर्मूले में r की जगह क्या पुट करना है, r प्लस एच। तो जब मैं इस फॉर्मूले में r प्लस एच पुट करूंगी, पहले वैल्यू थी r, अब उसमें कुछ ना कुछ जुड़ गया है, यानी कि अब ये जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई है। अगर यहाँ पर मान लो पहले 6 था और उसमें अब 1 भी जुड़ा है, तब भी 7 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14, फिर भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि r की वैल्यू जो पहले थी उसमें कुछ ना कुछ जुड़ गया है, यानी कि अब ये बड़ी वैल्यू हो गई, और जितनी ज्यादा ये r की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, g की वैल्यू क्या है उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि ना तो g इसके ऊपर डिपेंड करे, ना ही g मास के ऊपर डिपेंड करे, डिपेंड सिर्फ किसके बीच में कर रहा है, डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ग्रेविटी कम होती जा रही है। अब ये तो नॉर्मल भी बात है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है कि जी की वैल्यू घटेगी, यानी कि अर्थ का जो फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कम होता जाएगा जैसे जैसे जब आप है हाइट पे जाते जाओगे। यानी कि जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि आप जिस हाइट पे पहले 2 किलोमीटर दूर थे अर्थ के सरफेस से, फिर 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, तो आपके ऊपर जो जी का फोर्स है, जो ग्रेविटी अर्थ जो लगा रही है वो कम होती जाएगी। इसी को ही डिस्कस करते हैं हम डेप्थ के साथ। यानी कि हाइट पे देख लिया हमने कि हाइट पे जाने से तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इक्वेटर्स पे कम होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम नीचे चले जाएं अर्थ के सरफेस में, अर्थ के सरफेस में कैसे, कोई गड्ढा खोद ले, बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत नीचे गहरा गड्ढा खोद ले, तो हम अर्थ के सरफेस से नीचे आ गए, डेप्थ पे चले गए, तो अब वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जब हम यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे थे तो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू ये होती थी 9.8। लेकिन हमने फिर स्टडी किया कि अगर हम कुछ हाइट पे चले जाएं तब हमारी वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। अगर मैं कह रही हूँ कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ सरफेस पे ना होकर के, हाइट पे ना होकर के डेप्थ पे आ गया, यानी कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। सपोज यहाँ पर क्या है, आपने इतना जो है डी डेप्थ पे, यानी कि डी डेप्थ यानी कि 2 किलोमीटर का 4 किलोमीटर नीचे गहरा गड्ढा खोद दिया, और अब आप उस गड्ढे में खड़े हो। तो अब आप पूछ रहे हो कि भाई अब बताओ कि मेरे ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, पहले डिस्टेंस कितनी थी, r, अब कितना गड्ढा खोदा है हमने, d किलोमीटर या d मीटर, जितना भी आपने गड्ढा खोदा है वो सपोज d है, डेप्थ यानी कि d डेप्थ पे आप आ गए हो। अब फॉर्मूले में कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ आर में, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, फर्क कहाँ से पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आर से पड़ेगा। तो अब आर क्या हो गया, ये तो थी पूरी की पूरी रेडियस, जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी डेप्थ पे आ गया, तो अब ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई, सिर्फ और सिर्फ ये, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ अर्थ का सेंटर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। पहले कंप्लीट थी r, ऑब्जेक्ट ने d डिस्टेंस को हटा दिया, तो अब कितनी रहेगी, r माइनस डी, यानी कि अब ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, r माइनस डी।
तो हम फॉर्मूले में आर की जगह क्या पुट कर देंगे, आर माइनस डी, यानी कि पहले थी आर, सपोज पहले थी 6 किलोमीटर, अब होगी उसमें से कुछ ना कुछ कम होके मान लो कि 5 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर भी कम हुआ है यानी कि वैल्यू तो कम हुई है ना, तो 1 किलोमीटर से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर वैल्यू का। तो सपोज जब वैल्यू कुछ ना कुछ कम हुई है तो जी का तो इसके साथ उल्टा रिलेशन है, यानी कि अगर ये चीज कम होगी तो जी क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो ग्रेविटी वह बढ़ती जाएगी, यानी कि फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर रखो तो उनके बीच का फोर्स और यहाँ पर रखो उनके बीच का फोर्स अलग अलग होगा। जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं उनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा, जैसे आप मैग्नेट के एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो एक मेरे पास ये मैग्नेट है, एक ये, तो जितना ज्यादा हम पास रखेंगे मैग्नेट्स को वो उतने ज्यादा स्ट्रोंगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे। लेकिन मान लो कि अगर मैंने इसमें से एक मैग्नेट को यहाँ रख दिया, अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो क्या ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स कम हो गया। तो वही सेम चीज है, जैसे जैसे हम अर्थ के टूवर्ड्स जाते हैं, अर्थ के सेंटर के पास जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या है, हमारी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है। डिस्टेंस के कम होने से जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि जब जी जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ेगा और हाइट के साथ कम होगा। तो बेसिकली नॉर्मल अगर दो शब्दों में बात कहें तो दो शब्दों में बात क्या है कि अगर आप अर्थ से दूर जाओगे तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा, अगर आप अर्थ के पास जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमने क्या देखा है, हमने देखा है ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होती है। ग्रेविटी हर एक के ऊपर सेम लगती है, कैसे, जब तक वो अर्थ के सरफेस पे है, क्योंकि उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। जितनी ग्रेविटी आपके ऊपर लगेगी उतनी ही किसी छोटे से कीड़े मकोड़े के ऊपर भी लगेगी। फर्क पड़ेगा आप अगर अपना प्लेस चेंज करोगे, यानी कि अगर आप इक्वेटर्स पे चले गए, पोल्स पे आ गए, हाइट पे चले गए, डेप्थ में चले गए, तब जी की वैल्यू वेरी होगी। लेकिन मास से जी का कोई डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है। मास से, ऑब्जेक्ट के मास पे, अर्थ के मास पे जी नहीं डिपेंड करती। जी डिपेंड करती है आपके और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे, यानी कि अर्थ और आपके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी दूरी है, उस दूरी की वजह से आपकी ग्रेविटी जो है वैल्यू चेंज होती है। तो हमने पढ़े हैं 3 केसेस। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट केस कि अगर हम, ये तो हमने सिर्फ बात की अपने प्लैनेट की कि हमारे प्लैनेट पे तो हमने निकाल दी, लेकिन अगर आपसे कोई और प्लैनेट की बात पूछ ली जाए कि ये तो आपने अपने प्लैनेट की बताई है कि आप हाइट पे चले गए, डेप्थ में चले गए तो ग्रेविटी की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि किसी और प्लैनेट का बताओ कि सैटर्न पे, मार्स पे, यूरेनस पे, या फिर और छोड़ो मून पे ही बताओ कि मून पे ग्रेविटी कैसी होगी या कितनी वैल्यू होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला से। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, मास और उस प्लैनेट की रेडियस से। तो हम अब क्या करते हैं, जी की वैल्यू निकालते हैं किसी और प्लैनेट के लिए या फिर पर्टिकुलर निकालते हैं मून के लिए, क्योंकि जैसी मून की निकलेगी वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स की भी निकलेगी। तो देखते हैं, हमें पता है हम क्या निकाल रहे हैं, जी की निकाल रहे हैं किसी और प्लैनेट पे। मान लो कोई और प्लैनेट है, उसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम एग्जांपल पर्टिकुलर ले रहे हैं मून का। तो हमें पता है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी, कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस जी की वैल्यू तो सेम रहेगी चाहे आप सैटर्न पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, क्योंकि ये तो पूरे यूनिवर्स में चेंज हो गई नहीं। तो इस जी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये है एम। एम क्या होता है, जिस प्लैनेट की, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे हम अर्थ पे बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर अर्थ का मास लिया था, लेकिन अब हम किस प्लैनेट की बात कर रहे हैं, मून की। तो अब यहाँ पर मास भी किसका आएगा, मून का। तो मून का मास कितना है, 5.98 इंटू 10⁻24। अब आर क्या है, रेडियस है। रेडियस कैसे, सपोज मून है और मून के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब डिस्टेंस क्या आएगी, मून के सेंटर के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस, यानी कि उसकी रेडियस, मून की रेडियस आएगी। तो मून की रेडियस क्या है यहाँ पर, 1.74 इंटू 10⁻6। ये जो सारी वैल्यूज हैं वो साइंटिस्ट ने पहले ही कैलकुलेट की हुई हैं, तो ये वैल्यूज हमारी नहीं है बल्कि कैलकुलेट की गई हैं। तो अगर हम इस पूरे की कैलकुलेशन करें तो हमें मून के सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सिर्फ क्या किया है, ये हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला है। हमें किसी भी प्लैनेट के ऊपर ग्रेविटी निकालनी है, स्पेशली मून ही नहीं, अगर आप किसी भी प्लैनेट पे, सन पे, सैटर्न पे, मार्स पे, यूरेनस पे, किसी पे भी निकालना चाहते हो, फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पर उस प्लैनेट का मास और यहाँ पर उसकी रेडियस।
वो डालनी है जैसे हमने मून के लिए डाली इस इक्वेशन में, और हमारे पास रिजल्ट क्या है 1.62। अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून के ऊपर कितनी है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो मून के सरफेस पे ग्रेविटी है वो कितनी है 1/6 है वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। यानी कि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी कम है। मून की जो ग्रेविटी है वो हमारी ग्रेविटी के बजाय 1/6 है, यानी कि वो 1/6 हिस्सा है। हमारी ग्रेविटी का 1/6 हिस्सा ही मून की ग्रेविटी है। तो अभी तो बोलते हैं कि जब अर्थ पे अगर आपका मास ज्यादा है तो अगर आप मून पर जाओगे तो वो मास आपका कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफर करता है। यानी कि अर्थ जो है ज्यादा जोर लगाती है अपनी तरफ खींचने में, मून जो है वो कम फोर्स लगाता है। यानी कि इतने ही इजीली आप वहां पर अपने चल सकते हो। तो चांद पे चलना जो है वो बहुत इजी होता है। आपने सुना भी होगा कि चांद पे जब चलते हैं तो चला नहीं, सिंपली वो उछल उछल के चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? इसलिए क्योंकि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो हम यहाँ पर मून ही नहीं बल्कि किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी को निकाल सकते हैं, और ग्रेविटी निकालने के बाद अगर हम उसको अपने मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मास वगैरह कितना होगा। तो यही रीजन है कि हमारा जो मास है, हमारा जो वेट है वो मून पे कम होता है और अर्थ पे ज्यादा होता है। फर्क सिर्फ किसका पड़ता है? क्योंकि ग्रेविटी का, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी कम है। तो हमने अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उसके सरफेस पे या आसपास प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी को विद हाइट, विद डेप्थ एंड इक्वेटर्स एंड पोल्स और किसी और प्लैनेट के भी कैलकुलेट किया। अब हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इस स्मॉल जी और कैपिटल जी जो हम यहाँ पर बार बार यूज कर रहे हैं, ये वाला जो स्मॉल जी है और ये वाला जो कैपिटल जी है, वो फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके साथ साथ मास एंड वेट, इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है। अब मास 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 हम बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन हम तो अब वेट बोलते हैं अपने लिए। तो क्यों हम अपने लिए वेट बोलते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास बोलते हैं? क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? तो उन वीडियोस को देखने के लिए भी सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।